बीए द्वितीय वर्ष के दूसरे प्रश्न पत्र में हिंदी निबंध के विकास के बारे में हम पढ़ रहे थे। हिंदी निबंध के विभिन्न चरणों के बारे में बात करते हुए हमने शुक्ल जी के बारे में बात की थी, शुक्ल युग के निबंध के बारे में। शुक्ल जी का जैसा मैंने बताया था कि उन्होंने मनोविकार पर आधारित निबंध हिंदी में लिखे और ऐसा करने वाले वे व्यवस्थित रूप से पहले व्यक्ति थे। उससे पहले मनोविकारों पर निबंध लिखने की परंपरा दिखती तो है, पर वो नाम मात्र की है। उदाहरण के लिए हम माधव प्रसाद मिश्र जी के निबंध मनोयोग एवं क्षमा और धृति में हम देख सकते हैं। इसके अलावा मनोविकार पर निबंध लेखन की परंपरा नहीं मिलती। मैंने ये भी बताया था कि मनोविकार पर जो निबंध लिखे थे शुक्ल जी ने, उनको कैसे आलोचकों ने ये कहा कि भाई ये मनोविकार पर जो उनके निबंध हैं वो दरअसल मनोवैज्ञानिक निबंध हैं, लेख हैं, निबंध नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। निबंधों में जिस तरह से शुक्ल जी के व्यक्तित्व की छाप दिखती है, उनका हास्य परिहास दिखता है, उनके निबंधों में सूत्रात्मकता, प्रसंगांतर और हास्य विनोद दिखता है। तो ये उनके शैली के अंग हैं, निबंध लिखने के उनके तरीके हैं। और ऐसी इन तरीकों के, इन शैलियों के समाहित होने के बाद इसे हम लेख नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी लेख में व्यक्तिगत होना उसकी कमी है। लेख में हम व्यक्तिगत नहीं हो सकते, हास परिहास या किसी निजी घटना का उल्लेख नहीं कर सकते, कोई बात सूत्र रूप में कह करके उसको हम व्याख्यायित नहीं कर सकते। इस तरह की चीज़ें जो है वो साहित्य और निबंध में ही संभव है, और ऐसा शुक्ल जी ने किया। इसलिए शुक्ल जी के निबंधों को हम हिंदी निबंध की धरोहर कहेंगे, उनको मनोवैज्ञानिक निबंध नहीं कहेंगे। मैंने ये भी बताया था कि शुक्ल जी ने जो मनोविज्ञान का जो चित्रण किया है उसमें जीवन अनुभव से उन्होंने लिए हैं। उनका जीवनानुभव ही उसमें बोलता है। जैसे मैंने अभी बताया कि शुक्ल जी के निबंधों में निबंध के शुरुआत में विषय को सूत्र रूप में रख देना, फिर उसकी व्याख्या करना, समान भाव और विचारों से उसकी तुलना करना, फिर प्रसंगांतर के
दौरान ही हास्य व्यंग की उत्पत्ति, ये एक निबंध, बेहतर निबंध लेखन की शैलियाँ हैं। ऐसा हम लेख में नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए शुक्ल जी के जो निबंध हैं वो विषय केंद्रित है, उसमें विषय बहाना नहीं है। तो जो निबंध लेखन की मोटे तौर पर दो शैलियाँ होती हैं, समास शैली और व्यास शैली। समास शैली में निबंधकार विषय को केंद्र में रख करके आगे बढ़ता है, और व्यास शैली में निबंधकार विषय को बहाना बनाता है। वह जो है विषय ले लिया, लेकिन वो बात कुछ सामयिक, कुछ अति महत्वपूर्ण बात वो अलग से वो कहता है। उदाहरण के लिए हम जैसे द्विवेदी जी का ले लेते हैं निबंध, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उनका एक निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब ये विषय शीर्षक तो दे दिया, लेकिन शीर्षक में उस शीर्षक को अंत तक निर्वाह करने की वहाँ पर आवश्यकता नहीं है। द्विवेदी जी नाखून बढ़ने के विषय को वो मानव सभ्यता के बर्बर काल का उल्लेख करते हुए वर्तमान बर्बरता को अपने निबंध में व्यंजित किया है, क्योंकि मनुष्य आदिम अवस्था में उसके पास कोई हथियार नहीं थे, इसलिए उस नाखून से वो नाखून अपनी सुरक्षा के लिए बढ़ाता था। नाखून से चीर-फाड़ करना, सामने वाले को घायल कर देना, वो उसकी एक आक्रामकता, बर्बरता का प्रतीक भी है और उस समय की आवश्यकता भी। किंतु इसी पर विचार करते करते द्विवेदी जी वर्तमान अपने समय के सामयिक परिवेश में आणविक स्थिति पर भी वो बात करते हैं, और वो कहते हैं कि ये जो बम, परमाणु बम, ये जो सारी चीज़ें हैं, उसका विकास ये नाखून बढ़ने यानी मनुष्य की बर्बरता की संस्कृति का ही ये वो प्रतीक है। तो इस तरह से नाखून बढ़ने की बात को लेकर वो जो है पूरे अपने समय के समाज, संस्कृति और वैचारिकता को उसमें प्रकट कर देते हैं। तो विषय वहाँ पर एक बहाना मात्र है, बात उसके माध्यम से अन्य करता लेखक। वहाँ पर जो शैली होती है उसे हम व्यास शैली कहते हैं। अब शुक्ल जी का जो निबंध, सारे निबंध हैं, शुक्ल जी समास शैली में लिखने वाले निबंध हैं। समास मतलब होता है जुड़ करके, जोड़ना। व्यास मतलब है विस्तार। तो शुक्ल जी उदाहरण के रूप में, अब शुक्ल जी के निबंध शैली को हम समझते हैं। शुक्ल जी ने विषय को सूत्र रूप में रख दिया, फिर उसकी व्याख्या करते हैं, समान भाव से तुलना करते हैं, फिर जो है आगे उसका प्रसंगांतर करते हैं, फिर उसी में हास्य उत्पन्न करने की चेष्टा करते हैं, और आखिर में जो है वो विषय से प्रारंभ से अंत तक वो विषय से बंधे रहते हैं। उदाहरण के लिए उनका निबंध भक्ति, प्रेम और भक्ति को, श्रद्धा और भक्ति को लिया जा सकता है। इस निबंध में उन्होंने पहले प्रेम और श्रद्धा की व्याख्या करते हैं सूत्र रूप में। उन्होंने उसमें लिखा है कि प्रेम में घनत्व है तो श्रद्धा में विस्तार, ये सूत्र रूप में बात रखी है। और वो ये कहना चाह रहे हैं कि प्रेम में जब हम होते हैं तो हम जो है उसमें किसी को शामिल नहीं करना चाहते,
जबकि श्रद्धा में हम जो हैं वो चाहते हैं कि हमारे साथ अन्य लोग भी श्रद्धा करें। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी स्त्री से प्रेम करता है तो वो नहीं चाहेगा कि दूसरे लोग भी उस स्त्री को प्रेम करें। तो यही कहते हैं प्रेम में घनत्व है और श्रद्धा में विस्तार। श्रद्धा जो है वो, और मान लिया हम सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर या किसी बड़े व्यक्ति के प्रति श्रद्धा भाव और प्रशंसक हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के लोग, हमारे मिलने वाले सभी उसके प्रति श्रद्धा करें। तो प्रेम में यही कहे, प्रेम में घनत्व है और श्रद्धा में विस्तार। तो इस सूत्र रूप में इसको रख करके तुलनात्मक रूप से उसने कर दिया। और आगे चलकर वो कहते हैं कि प्रेम और भक्ति का नाम ही, प्रेम और श्रद्धा का योग ही भक्ति है। तो श्रद्धा और भक्ति निबंध में ये बातें सूत्र रूप में रखते हैं। तो फिर वो आगे चल कर के प्रसंगांतर करते हैं और वहाँ पर लखनऊ के गवैयों का उल्लेख करते हैं, जिसके माध्यम से वो हास्य पैदा करते हैं। इसके अलावा प्रोफेसर मूर्ति का उल्लेख करते हुए भी वो हास्य पैदा। तो सूत्रात्मकता, व्यंग्यात्मकता, वहाँ लखनऊ के जो गवैयों का जो उल्लेख किया है, गवैये का, वहाँ पर उन्होंने व्यंग किया है। तो सूत्रात्मकता, व्यंग्यात्मकता और प्रसंगांतर, यानी प्रसंग लाते हैं वो अपने निजी व्यक्तिगत जीवन और समाज से। तो प्रसंगांतर में वो प्रोफेसर मूर्ति का प्रसंग लाते हैं जो बड़े अद्भुत अद्भुत कारनामे करते हैं। ताँत से मोटर खींच देना, इस तरह के जो कारनामे हैं वो करते हैं। तो उससे जो है हास परिहास भी आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध लेखन में जो गंभीरता, परिपक्वता दिखाई, वह उन्होंने अपने जीवन अनुभव से जो बातें कही वो पुस्तकीय ज्ञान नहीं बल्कि अपने जीवन अनुभव से लिए गई बातें थी। और एक तरह से कहा जाता है कि, या कह सकते हैं हम कि उनके जो मनोवैज्ञानिक निबंध हैं वो उनके काव्यशास्त्रीय और आलोचनात्मक दृष्टि का ही एक तरह से विकास है। अब हम प्रेम, श्रद्धा, लज्जा, ग्लानि, क्रोध, घृणा आदि भावों को हम समझते हैं। समझने के लिए हमें शुक्ल जी के निबंध एक आधार हमारे समक्ष रखते हैं। और रस, छंद, अलंकार में जो काव्यशास्त्र के काव्य के अंग होते हैं, और उनको काव्य में इन भावों को समझने के लिए इन भावों की व्याख्या जो निबंध शुक्ल जी द्वारा जो की गई है, वह एक पाठक के लिए भी, एक आलोचक के लिए भी वो एक दृष्टि पैदा करता है। तो शुक्ल जी जो अपने निबंधों में ये सारी बातें रखते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उनके निबंधों में देश प्रेम के स्वरूप का भी हमें पता चलता है। उनका कहना है कि देश प्रेम का मतलब ये है कि हम जब अपने देश, प्रकृति, देश की भाषा, संस्कृति, देश के लोगों, पहाड़, नदियाँ, खेत, खलिहान को प्रेम करना ही देश से प्रेम करना है। शुक्ल जी के निबंधों की भाषा बहुत कसी हुई, तथ्य निरूपणी तथा उपयुक्त है। उनके निबंध लेखन से खड़ी बोली का गद्य अत्यंत गंभीर और अभिव्यक्ति में सक्षम हुआ। और ये गंभीरता का जो आरोप लगाया गया है उन पर, उसको उन्होंने अपने निबंधों में
प्रसंगांतर से बीच में प्रकट होकर के व्यक्तिगत उल्लेख घटनाओं का उल्लेख करके उन्होंने हास्य व्यंग्य के छींटे भी डाले हैं। उनका व्यंग्य शिष्ट, श्रेष्ठ तथा प्रभाव में अचूक है। धन्यवाद।